ओम ब्रह्मदक्ष अश्वी देवेशी भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशी चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृति मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। अपनी सतत संहिता अध्ययन की लास्ट क्लास में हमने बाजीकरण के 4 पादों के बारे में देखा था। ये देखा था कि बाजीकरण के 4 पादों में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। आज हम देखेंगे ज्वर चिकित्सा। ज्वर चिकित्सा की विषय सूची हम देखेंगे। ये देखेंगे कि ज्वर चिकित्सा में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो आप लोग के पास जौन सी भी बुक हो, चाहे हिंदी ट्रांसलेशन वाली हो या फिर आपके पास टीका हो, उसकी इंडेक्स आप लोग देखिएगा और उसमें उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलिएगा जो आपको लगती हैं कि हाँ कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ज्वर चिकित्सा की। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ज्वर चिकित्सा उपक्रम, यानी कि अब इस ज्वर चिकित्सा अध्याय में क्या करेंगे कि ज्वर की चिकित्सा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करा गया है, पुनर्वसु समीपे अग्निवेशस्य ज्वर विषये प्रश्न, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं कि पुनर्वसु आत्रेय जो कि क्या कर रहे हैं, चरक संहिता का उपदेश कर रहे हैं, उनके सामने बैठे हुए जो अग्निवेश हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अग्निवेश आत्रेय पुनर्वसु से ज्वर से रिलेटेड अपने कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि चरक संहिता जो है इस तरीके से लिखी गई है कि कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि अग्निवेश जो है उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना एक गुरु और शिष्य के बीच में कि गुरु ने तो उसे बता दिया, फिर उसके बाद शिष्य जो है उससे क्वेश्चनिंग करता है। तो उसी तरीके से इस वाले चैप्टर में भी क्या है कि पुनर्वसु आत्रेय से अग्निवेश जी ने ज्वर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, अब वो प्रश्न क्या हैं वो हम तब देखेंगे जब हम चैप्टर एक्चुअल में पढ़ रहे होंगे। अभी सिर्फ बेसिक हम लेकर के चल रहे हैं। तो ज्वर चिकित्सा में सबसे पहले क्या करा है, अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से ज्वर रिलेटेड कुछ शब्द प्रश्न पूछे हैं, फिर पुनर्वसु आत्रेय ने उनका उत्तर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा था अग्निवेश ने, उन्होंने सिंपली ये पूछा था कि ज्वर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके हेतु क्या हैं। इस तरीके से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन जो पुनर्वसु आत्रेय हैं उन्होंने जो इसके उत्तर देना स्टार्ट करा था वो उन्होंने करा था ज्वर के पर्याय से। तो इस अध्याय में आपको ज्वर के पर्याय देखने को मिलेंगे, ज्वर की प्रकृति देखने को मिलेगी, ज्वर की प्रवृत्ति यानी कि क्या, ज्वर की प्राग उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, हर किसी डिजीज़ की अपने आयुर्वेद में कुछ उत्पत्ति बताई है ना, कि इसकी उत्पत्ति रुद्र के क्रोध से हुई थी या फिर इसकी इससे हुई थी। तो उस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ज्वर के पर्याय, ज्वर की प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति ये बताई है। फिर उसके बाद ज्वर का प्रभाव क्या होता है, ज्वर के कारण क्या है, उसके पूर्व रूप, उसका अधिष्ठान, उसका प्रत्यात्मिक लक्षण क्या है। प्रत्यात्मिक लक्षण यानी कि जब आप एलोपैथ साइंस पढ़ते होंगे तो उसमें पर्टिकुलर डिजीज़ के कुछ कार्डिनल साइंस बताए जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स बताए जाते हैं। कार्डिनल साइन एंड सिम्टम मतलब क्या कि उस डिजीज़ में वो साइन और सिम्टम मिलना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब जैसे ज्वर का प्रत्यात्मिक लक्षण क्या बताया है इन्होंने, देह इंद्रिय मनः संताप, यानी कि देह में, इंद्रिय में और मन में संताप का होना। ठीक है, ज्वर के बारे में सबसे पहले तो आपको अपने मन से ये भ्रांति निकालनी पड़ेगी कि ज्वर मतलब कि फीवर। ठीक है, ज्वर मतलब कि सिर्फ फीवर नहीं होता है, क्योंकि ज्वर का कार्डिनल फीचर उन्होंने आपको क्या बताया है, देह इंद्रिय मनः संताप। ठीक है, यानी कि क्या, सिर्फ बॉडी में टेम्परेचर राइज हो जाए या फिर बॉडी में संताप हो जाए उसका मतलब उन्होंने ज्वर नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है, देह में, मन में और इंद्रियों में संताप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं,
ज्वर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात आती है कि चलो देह का संताप तो हमने थर्मामीटर लगाया, चेक कर लिया, हमने स्पर्शन परीक्षा करी, हाथ से टच करा, हमने परीक्षा कर ली, लेकिन जो ये मन का संताप बोल रहे हैं, इंद्रियों का संताप बोल रहे हैं, इनको हम कैसे जज करेंगे। ठीक है, तो इसका वर्णन हम देखेंगे जब हम आगे की क्लास पढ़ेंगे और जब हम उसमें ज्वर चिकित्सा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बताऊं कि अभी रिसेंटली जो मेरा मेडिकल ऑफिसर में हुआ है, तो उसमें मुझसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वर की डेफिनेशन बताइए, और जब मैंने उन्हें बोला था कि देह इंद्री मनः संतापी, ये वाली कोटेशन मैंने उन्हें बोली थी, तो इस कोटेशन में से उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मनः संताप, इसमें जो ये मनः संताप आया है उसको कैसे डिफाइन करोगे आप। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम संहिताओं में पढ़ते हैं वो हमें आगे चलने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल रहती हैं, चाहे वो पीजी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी अदर का। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि संहिताओं से आप जितना कनेक्ट होंगे, जितना आप सतत संहिता अध्ययन करेंगे, वो आपको हर फील्ड में आपकी हेल्प करने ही वाली है। ठीक है, फिर चाहे आपकी प्रैक्टिस का फील्ड हो या फिर आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फील्ड हो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, ज्वर का प्रत्यात्मिक लक्षण बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, देह इंद्री मनः संताप। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से ये बात निकालनी है कि ज्वर मतलब कि सिर्फ फीवर। ठीक है, ज्वर जो है एक बहुत बड़ा ब्रॉड संप्राप्ति है। आप देखेंगे जब आगे चलते रहेंगे तो जब हम एक एक करके कोटेशन पढ़ेंगे तो ज्वर में बहुत सी कंडीशन ऐसी आ रही होती है जिसको आप डे टू डे लाइफ में पेशेंट में देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि अरे पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं है तो मैं क्यों इसको ज्वर की चिकित्सा दूं। ठीक है, फिर इन्होंने देह ये बताया है, फिर इन्होंने ज्वर चिकित्सा में क्या करा है, ज्वर के योनि भेद से दो भेद बताए हैं, एक होता है सौम्य, दूसरा है आग्नेय। सौम्य यानी कि क्या, कफज, और आग्नेय यानी कि क्या, पित्तज। ठीक है, फिर इन्होंने ज्वर के फर्दर इन्होंने ज्वर के टाइप बताए हैं, अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर। ठीक है, अब देखिए अगर हम ज्वर को सिर्फ फीवर समझेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन से एलोपैथ में कुछ गिने चुने फीवर्स बता दिए हैं उसके बारे में ही हम विचार करेंगे, जबकि आप आयुर्वेद में ज्वर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उन्होंने ज्वर के इतने क्लासिफिकेशन बताए हैं कि इतने क्लासिफिकेशन उन्होंने और किसी डिजीज़ के बताए ही नहीं होंगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने आपको क्या बता दिया, सौम्य और आग्नेय भेद से ज्वर के डिफरेंस बता दिए। फिर उन्होंने अंतर्वेग ज्वर अंतर्वेगी ज्वर और बहिर्वेग ज्वर। कभी कभी होता है ना, पेशेंट क्या कहता है कि पेशेंट आता है ओपीडी में और वो बोलता है कि ज्वर कि डॉक्टर साहब मुझे ना बुखार है, लेकिन जब आप उसका थर्मामीटर से चेक कर रहे होते हो तो टेम्परेचर उसका बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको बाहर से तो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट को कहीं ना कहीं ज्वर की कंडीशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, अंतर्वेग ज्वर में आएगा कि बहिर्वेग ज्वर में आएगा। फिर आता है प्राकृत ज्वर और वैकृत ज्वर। अगर आपने नॉर्मली कभी चरक संहिता पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि प्राकृत ज्वर हम किसे कहते हैं और वैकृत ज्वर हम किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वर की साध्यता असाध्यता। आप ये सोचिए कि अगर ज्वर का मतलब सिर्फ फीवर होता तो वो इसकी साध्यता असाध्यता इन सब चीज़ों को बताते हुए इतना लंबा डिस्क्रिप्शन क्यों देते उसका। ठीक है, तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिएगा कि ज्वर मतलब कि सिर्फ फीवर। फिर इसके बाद इन्होंने ज्वर चिकित्सा की इंडेक्स में क्या बताया है हमें, संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दूष्यक ज्वर, तृतीयक ज्वर और चतुर्थक ज्वर। ठीक है, और चतुर्थक विपर्जय ज्वर के लक्षण। अब आप देखिए कभी कभी हमसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि चरक ने कौन कौन से ज्वर बताए हैं, और उसमें ऑप्शन में क्या रहता है, संतत, सतत, अन्य दूष्यक, और लास्ट में लिख दिया होता है सभी।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारी कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी थोड़ी बहुत तैयारी होती चलती है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है विषम ज्वराणाम सन्निपातज्वम, यानी कि जो विषम ज्वर होता है वो सन्निपात की कंडीशन की वजह से होता है। फिर इन्होंने ये बताया है ऋतु आदि बल अबलात, यानी कि ऋतु आदि के बल अबल के भेद से ज्वर के क्या क्या सिम्टम होते हैं वो बताए हैं। फिर इन्होंने रस आदि सप्त धातुगत ज्वर का वर्णन करा है। आप ये सोचिए कि जब वो धातुगत ज्वर तक पहुंच चुके हैं तो सिर्फ फीवर, ज्वर मतलब सिर्फ फीवर समझ करके हम लोग कितनी बेवकूफ़ी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा है, इसमें रस आदि सप्त धातुगत ज्वर के बारे में वर्णन करा है। फिर द्वंद्व ज्वर के बारे में बताया है। फिर इन्होंने बताया है त्रयोदशविध सन्निपात ज्वराणाम। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि चरक ने कितने सन्निपातज ज्वर का वर्णन करा है, कितने प्रकार के सन्निपातज ज्वर बताए हैं, तो 13 प्रकार के, त्रयोदश, ठीक है। फिर सन्निपातज ज्वर के सामान्य लक्षण क्या होंगे, उसके साध्य असाध्य के क्या लक्षण होंगे, संसर्ग सन्निपात ज्वर के क्या लक्षण हैं। फिर आगंतुक ज्वर कौन सा होता है, आगंतुक ज्वर के भेद बताएं, जैसे अभिघातज ज्वर, अभिसंगत ज्वर, अभिचार, अभिशापज ज्वर, ठीक है। अब देखिए इसमें से अभिघातज ज्वर हो गया, अभिसंगत ज्वर हो गया। अभिघातज ज्वर में आप क्या मान सकते हैं, मान लीजिए आपने छोटेपन में अगर ये चीज़ नोटिस करी होगी तो कभी कभी होता क्या था कि खेलते वेलते अगर हमें चोट लग जाती थी कभी, तो कभी कभी हमें क्या होता था, फीवर भी आ जाता था, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अभिघातज ज्वर, ठीक है। देखिए आयुर्वेद ऐसा है कि आप इसको अगर अपनी डे टू डे लाइफ से अगर ऐसे कोरिलेट करते हुए चलेंगे ना तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बजाय इसके कि हम संहिता में बचाई हुई चीज़ों को एलोपैथ साइंस से कंपेयर करते हुए चलें। आपने बचपन से लेकर के अभी तक जितने एक्सपीरियंस करे हैं उनसे अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत एक ईजी हो जाएगा। सिंपली जैसे मैंने आपको अभी अभिघातक ज्वर के बारे में बताया, ठीक है, आपने कभी ना कभी बचपन में ये चीज़ फील तो करी ही होगी, भले ही आपको फीवर ना आया हो लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में कभी किसी को ऐसा हुआ होगा कि बचपन में खेलते खेलते उसे चोट लगी होगी, चोट यानी कि क्या, अभिघात हुआ होगा और उसकी वजह से उसे फीवर आ गया होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कोरिलेट करते हुए चलिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, कामज, शोकज, भयज, क्रोधज, भूतावेश, विषम ज्वर के लक्षण। अब देखिए इसमें से जो ये क्रोधज ज्वर की बात इसमें आई है, इससे मुझे क्वेश्चन पूछा गया था मेरे मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि ज्वर की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि देह इंद्री मनः संतापी सर्व रोग अग्रजो बलि ज्वरः, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि इसमें जो ये मनः संताप आया है उसको तुम कैसे डिफ़ाइन करोगी, ठीक है। तो फिर मैंने उसको डिफ़ाइन करा था लिटिल बिट, जितना भी मुझे उस टाइम पे रिकॉल हुआ था कि मनः संताप यानी कि क्या, कि ज्वर की कंडीशन में जो हमें बेचैनी होती है, अरति होती है, मन का जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है कि मन हमारा कहीं नहीं लगता है, उसको हम लेते हैं मन के संताप से। फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो वो बैठे हुए थे पैनल में, उन्होंने मुझसे ये पूछा था, अच्छा अगर मन के संताप का ये मतलब है तो तुम हमें ये बताओ कि अगर मैं अभी यहाँ पे बाहर जा कर के किसी के ऊपर क्रोध करूँ या फिर किसी से मैं लड़ाई झगड़ा करूँ तो क्या मुझे फीवर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सर आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, मैं तुम्हें अभी बाहर जाके किसी पे क्रोध करके दिखाऊं और फिर तुम बताना कि मुझे ज्वर आया है कि नहीं आया है। तो फिर मैं अपनी बात पे अड़ी रही थी, मैंने बोला था नहीं सर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में ज्वर का मतलब सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर राइज होने से नहीं है। आयुर्वेद में ज्वर जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। और अगर आप बाहर जाके किसी पे क्रोध करेंगे और उसके रिस्पॉन्स में अगर आपको ज्वर आएगा तो उसको हम लेंगे क्रोधज ज्वर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप संहिता जो है वो पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी हर जगह हेल्प करेंगी, ठीक है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो या फिर हमारी खुद की प्रैक्टिस क्यों ना हो, अगर मैंने संहिता नहीं पढ़ी होती
तो मेरे दिमाग में ये थोड़ा ना आता कि हाँ, कि संहिता में क्रोधक ज्वर भी बताया हुआ है और मैं इन्हें बोल दूँ कि हाँ, कि अगर आप क्रोध करेंगे तो आपको ज्वर की कंडीशन डेवलप होगी ही होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका टेम्परेचर राइज़ हो, लेकिन आपके मन पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, भले ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ ना हो, लेकिन हमारे मन में तो बाद में फ़ील होता है ना कि यार हमने इसमें क्यों गुस्सा कर दिया होगा। और आयुर्वेद ने क्या बोला है, ज्वर मतलब क्या, देह इंद्रिय मन है संताप, और मन के संताप में उसने क्या बोला है, अरति होना, बेचैनी होना। देखा भी होगा आपने कि कोई इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, फिर उसके बाद वो बेचैन रहता है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया होगा। ठीक है, तो ये तो हुई क्रोधक ज्वर की बात। अब इसके बाद जो इन्होंने शोकत ज्वर बोला है, तो शोकत ज्वर को भी मैंने लाइव देखा है अपनी आँखों से। ठीक है, तो शोकत ज्वर जो मैंने ऑब्ज़र्व करा था वो मैंने करा था अपनी ही फ्रेंड में। और अपनी फ्रेंड में मैंने कैसे करा था, उसका क्या हुआ था कि उसका जो फ्रेंड था उसके साथ उसकी कुछ बहसबाजी हो गई थी, उनका ब्रेकअप हो गया था एक तरीके से, लिटरली अगर मैं आपको समझाऊँ बहुत इजी लैंग्वेज में, उनका ब्रेकअप हो गया था। तो हुआ क्या था कि वो बहुत सैड थी उस टाइम पे, सैड थी इन द सेंस कि शोक की कंडीशन में थी। ठीक है, और शोक की कंडीशन होते होते एक दो दिन के बाद दूसरे, जैसे कि आज उसका ब्रेकअप हुआ है, तो दूसरे दिन की इवनिंग तक उसे इतना फीवर आ गया था कि हमें उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया था। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी ओपीडी में इन चीज़ों को देखें कि अगर कोई पेशेंट आपके पास ज्वर की कंडीशन ले करके आ रहा है और उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, ना उसे टाइफाइड है, ना उसे डेंगू है, ना उसका टीएलसी वीएलसी में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, ना उसकी प्लेटलेट्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी लेकिन पेशेंट कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे अंदर से फीवर फीवर सा लगता है। ठीक है, थर्मामीटर में उसकी नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज आ रही है। तो आपको ये जो छोटे छोटे इसमें ज्वर बताए गए हैं, कामत ज्वर, शोकत ज्वर, भयत ज्वर, क्रोधक ज्वर, इन सब के ऊपर आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इन्होंने काम, शोक, भय, क्रोध, इन सब ज्वर के बाद उन्होंने ये बताया है आगंतुक ज्वर लक्षणानाम अन्येषु आगंतुष रोगेषु अतिदेश। फिर इन्होंने यहाँ पे आगंतुक ज्वर का लक्षण बताते हुए ही क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे आगंतुज रूप से होने वाले जो अन्य रोग हैं उनके भी बारे में लिटिल बिट यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया है। फिर इन्होंने हमें ये बताया है आगंतुक ज्वरेशु दोष आदि विचारः, यानी कि आगंतुक ज्वर में हमें दोष आदि का विचार कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आयुर्वेद कहता तो यही है ना कि चाहे आपको कोई सी भी व्याधि हो, ट्रीटमेंट आपको दोषों का ही करना है। अब चाहे आपको कामत ज्वर आए या फिर अभिसंगत ज्वर आए या आगंतुक ज्वर आए, कोई सा भी ज्वर आए, आपको विचार दोषों का ही करना है। तो आगंतुक ज्वर में आपको कैसे दोष आदि का विचार करना है उसके बारे में इन्होंने वर्णन करा है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कामज है, क्रोधज है, शोकज है, तो आप सिंपली ये देखिए क्रोध करने से क्या होता है, हमारे पित्त दोष का इम्बैलेंस होता है, और शोक करने से क्या होता है, वात दोष के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आपकी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लियर होते चलेंगी ना। अगर किसी को क्रोधक ज्वर आया है या फिर शोकत ज्वर आपको लग रहा है, तो आप उसमें ये ध्यान रखते हुए कि यार शोक करने से क्या होता है कि हमारे वात का इम्बैलेंस होता है, तो चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, वातज ज्वर की चिकित्सा करता हूँ। और मैं जो अपनी फ्रेंड की आपको बात बता रही हूँ, उसकी जो बॉडी की फिज़िक है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी ऐसी हैं जो कि उसकी बॉडी में वात डोमिनेटिंग प्रकृति को उसके डिनोट करती हैं। ठीक है, जैसे कि वो बहुत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चंचलपना है, उसकी जो हेयर्स की क्वालिटी है वो बहुत ड्राई है, वो बहुत एकदम कृश सी है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें ही जब आप एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगेन मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि आयुर्वेद को एलोपैथ से कंपेयर करने की बजाय आयुर्वेद को आप अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे लाइफ में आप जितने लोगों को देख रहे हैं उनसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, उनके साथ कोरिलेट करें। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली जब मेरी लास्ट ईयर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसमें भी क्या था कि उसमें भी मैंने मम्मी की सारी कंडीशन ऑब्ज़र्व करी थी, क्योंकि आपको पता है कि आपके
घर वाले आपके हाथ से ट्रीटमेंट उतना नहीं लेते हैं जितना वो दूसरों के हाथ से लेते हैं। भले ही आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, फिर भी घर वाले आपका ट्रीटमेंट लेना प्रेफ़र तो करते हैं, लेकिन उनमें उतने अच्छे रिज़ल्ट आप नहीं दे पाते हो। क्यों नहीं दे पाते हो? क्योंकि एक तो वो आपकी प्रॉपर बातें नहीं मानते हैं, पथ्य-अपथ्य वो फ़ॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? तो मेरी मम्मी की जो कंडीशन हुई थी, उसमें क्या हुआ था, उनका यूरिन जो हुआ था वो रुक गया था, ठीक है? एनयूरिया की कंडीशन आ गई थी उसमें। टोटल उनका यूरिन जो था वो रुक गया था। कहीं कोई स्टोन नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, ठीक है? इवन ये हुआ था कि उनका यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट तो हो रहा था यूरिन, पेट उनका पूरा प्रॉपर फूल रहा था। जैसे होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होते रहे, तो वो एक स्वेलिंग टाइप की आ जाती है हमारे ब्लैडर वाले रीजन में। तो वो सारी कंडीशन उनकी हो रही थी, और वो वॉशरूम के लिए भी जा रही थी, उनको लिटिल बिट यूरिनेशन हो रहा था, ठीक है? वो बहुत फोर्स लगा रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था। तो जब मैंने उनकी प्रॉपर सारी चीज़ें देखी, कि मैंने देखा कि इन्होंने ऐसा क्या चीज़ करी, तो उन्होंने क्या करा था, फरवरी का वो टाइम था, उस टाइम पे नैनीताल में स्नोफॉल हुआ था, ठीक है? नेचुरली जो स्नोफॉल होता है वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, और उन्होंने वो जो स्नोफॉल हुआ था उसमें जो स्नो हुई थी, बर्फ़ जो गिरी थी वहाँ पे, उन्होंने उसका इंटेक करा था, और उन्होंने उसका इतने अमाउंट में इंटेक करा था कि इवन उन्होंने वो जो स्नो थी, नेचुरल जो बर्फ़ गिरी थी, उन्होंने उसको कलेक्ट करके फ्रिज में तक कलेक्ट करके रखा था अपने खाने के लिए, ठीक है? वो क्यों खा रही थी? क्योंकि उनकी बॉडी में पित्त का इम्बैलेंस चल रहा होगा, ठीक है? क्योंकि चाय वो बहुत ज़्यादा पीती थी। चाय बहुत ज़्यादा पीने से, तीखा बहुत खाने से, अचार वगैरह, इन मिर्च मसालों का शौक़ तो उन्हें था ही, ठीक है? तो पित्त उनकी बॉडी में बढ़ा हुआ था, तो उस पित्त की गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने जो नेचुरल स्नोफॉल हुआ, उस आइस का उन्होंने इंटेक करा, ठीक है? अब आपको पता है कि आइस जो है वो क्या है, शीत गुण वाली ही तो है। तो क्या हुआ, शीत, और उसकी उनकी एज जो है वो भी क्या है कि 60+ में है, तो वैसे ही उनकी बॉडी में वात डोमिनेटिंग चल रहा है। दूसरा उन्होंने क्या करा कि हेतु भी ऐसा ही सेवन करा, वात डोमिनेटिंग वाला। तीसरी कंडीशन क्या हुई, काल, फरवरी का महीना, नैनीताल का सीज़न, ठीक है? तो काल भी ऐसा ही कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली शीत गुण बढ़ा हुआ था। तो क्या हुआ, शीत गुण बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वात का प्रकोप हुआ। तो सबसे पहले तो जैसे ही उनकी यूरिन रुकी, तो सीधे मेरे दिमाग में क्या आया कि इनका वात दोष का इम्बैलेंस हो गया है। दूसरा विचार क्या, कि अब वात का कौन सा गुण इनका डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है? तो वात का उनका कौन सा गुण डिस्टर्ब हुआ होगा, शीत गुण। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने शीत गुण ही क्यों करा, रुक्ष वगैरह क्यों नहीं लिया, तीक्ष्ण क्यों नहीं लिया, लघु गुण क्यों नहीं लिया? तो देखिए, ये सारे गुणों का जो असेसमेंट हमें होता है ना, वो भी हमें हमारी हिस्ट्री टेकिंग से ही होता है। अब जैसे मैंने पूरी इंक्वायरी निकाली अपने घर वालों से, तब उन्होंने बताया कि मम्मी ने क्या करा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आइस का इंटेक करा है कंटिन्यूअसली। इवन जब बर्फ़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने फ्रिज में स्टोर जो बर्फ़ थी उसका इंटेक करा था, और वो ख़त्म होने के बाद फिर उन्होंने आइसक्रीम भी ली थी, ठीक है? फिर उन्होंने लिया था छाछ, दही, ठीक है? सारी की सारी ऐसी चीज़ें जो कि वात के शीत गुण की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, ऊपर से उनकी एज वातज वाली, ठीक है? तो उनका यूरिनेशन तो रुकना ही था, क्योंकि शीत गुण तो आपको पता ही है वैसे भी स्तंभन कराता है शीत गुण। और वात का काम क्या है कि हमारे मल मूत्र का सम्यक प्रवर्तन करवाना। तो जब वात का उन्होंने इतना इम्बैलेंस कर दिया है, तो उनकी यूरिनेशन तो रुकनी ही थी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, घर वालों ने हॉस्पिटल लेकर के गए, हॉस्पिटल में कैथेटर उन्होंने लगवाया। कैथेटर लगाने के बाद फिर क्या हुआ कि उनकी यूरिन तो पास आउट हो गई। फिर क्या हुआ कि दोबारा से जब हम घर लेकर के आए, तो दोबारा से वहाँ उनका यूरिनेशन फिर से उनका कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ। फिर हमने दोबारा से हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने अगेन वही फॉलीज कैथेटर लगा दिया, और इस बार उन्होंने क्या बोला कि आप 1 वीक तक कंटिन्यूसली इन्हें कैथेटर पे ही रखिए, फिर 1 वीक के बाद हम इसे रिमूव करेंगे, ठीक है? नॉर्मल उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह दे दी, सिंपली ये जानते हुए कि वो डायबिटिक हैं, तो चलो कोई इन्फेक्शन हो गया होगा यूरिन में। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब हमने दोबारा से उनका कैथेटर रिमूव करवाया, तो फिर से क्या हुआ कि 3-4 दिन तो वो सही रही, दोबारा से उनकी वही यूरिन रिटेंशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये बार बार जो यूरिन का रिटेंशन हो रहा था, उसका जो कारण था वो था उनका वात दोष का इम्बैलेंस, ठीक है?
क्योंकि देखिए एलोपैथ वालों ने क्या करा, उन्हें जो सामने से उन्हें प्रत्यक्ष जो दिखा कि हाँ यूरिन अंदर रुकी हुई है, फॉलीज उन्होंने लगाया, यूरिन उन्होंने निकाल दी, तो उन्होंने क्या करा, सुपरफिशियली उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, अब उनके पास वात का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि वो वात का शमन करने के लिए कोई चीज़ें दे वहाँ पे। ठीक है, तो जब उनका ठीक नहीं हो रहा था तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, उन्होंने बोला कि आप इन्हें ना किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, तो वो शायद इस चीज़ को क्लियर कर ले कि क्या हो। फिर हमने दिखाया यूरोलॉजिस्ट को, तो यूरोलॉजिस्ट ने भी सिंपल सिस्टाइटिस बोल करके बोला कि आप इनको ऐसा कीजिए कि इनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। तो फिर हमने क्या करा था कि सिंपली हमने यूरोलॉजिस्ट को दिखा करके जो उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था वो सारी चीज़ें करवाई थी, और उसके बाद फिर मैंने उन्हें दिखाया था आयुर्वेद में। आयुर्वेद में एक डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं, हल्द्वानी में वो प्रैक्टिस करते हैं। वो सर भी बहुत संहिता बेस ही प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैंने सर को सारी हिस्ट्री दी थी तो सर ने प्रॉपर वात की ही चिकित्सा करी थी, और उसमें सर ने मम्मी को कुछ घृत कल्पनाएँ दी थी और कुछ ओरल मेडिकेशन दिया था, और मुझे बोला था उनका स्नेहन स्वेदन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब चली थी तो इससे हुआ क्या था कि पहले जहाँ मम्मी को 2-3 दिन में ही दोबारा से कैथेटर लगाना पड़ रहा था यूरिन निकलवाने के लिए, तो वो ड्यूरेशन बढ़ के 1 हफ़्ता 15 दिन तक पहुँच गई थी। ठीक है, लेकिन अगेन वही पता है कि आपको कि घर वालों का होता क्या है कि उन्हें आयुर्वेद मेडिसिन खाने में उन्हें दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें परहेज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अगेन उन्होंने क्या करा कि नहीं, कि हम किसी एलोपैथ डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर से वो पर्टिकुलर यूरोलॉजिस्ट के पास गए, और उन्होंने फिर से उनका यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट वेस्ट सारी चीज़ें करी, और अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि शायद उन्होंने ये बोला कि आपको कभी कोई चोट लगी हो। तो हमने कहा नहीं, मम्मी को तो ऐसे कभी चोट ही नहीं लगी। उनका इंडिकेशन इस तरीके से था कि शायद इनको चोट लगी है, और जो वो वाली नर्व जो कि हमारे यूरिनेशन को कंट्रोल करती है उसमें कोई डैमेज हो गया है। ठीक है, क्योंकि मम्मी की कोई हिस्ट्री नहीं थी गिरे की, तो इसीलिए हमने उनकी बात को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक और कंडीशन बोली, उन्होंने बोला जैसे इनको शुगर की प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है इसका न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसका सिंपली सोल्यूशन यही है कि आपको इनको लाइफ टाइम कैथेटर पे ही रखना होगा, और आप पूरा यूरो बैग वाला कैथेटर नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो आप सिंपली क्या कीजिए, सेल्फ कैथेटराइजेशन की जो होती है प्रोसेस वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो 8-8 घंटे में जब जब आपको लगे कि हाँ कि इनको यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको दिखे कि इनका ब्लैडर फिल हो गया है, तो आप 8-8 घंटे में इनका सेल्फ कैथेटराइजेशन घर पे ही आप करते रहिएगा। तो इतना बोल करके उन्होंने कंप्लीट उनको ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद अगेन हम लोग घर आए, और उसके बाद फिर से मैंने मम्मी को समझाया, भाई को समझाया अपने, कि मैं इन्हें फिर से डॉक्टर राहुल गुप्ता सर को ही दिखाऊंगी। तो अगेन हमने राहुल गुप्ता सर को दिखाया, और सर ने फिर से कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, और अब ये कंडीशन है कि अब मम्मी को 1 साल हो जाएगा टचवुड पूरा, कि अभी तक मम्मी को दोबारा हमें कैथेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, वो क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि सर ने उनकी शास्त्रोक्त पूरी चिकित्सा करी थी। सर ने उनकी पूरी कंडीशन देखते हुए, नाड़ी देखते हुए, सारी चीज़ें असेसमेंट करते हुए फिर उनका ट्रीटमेंट करा था। सर ने सिर्फ इस चीज़ पर फोकस नहीं करा था कि इनका यूरिन नहीं आ रहा है, सर ने उनकी पूरी ओवरऑल दोषों के ऊपर वर्क करा था। ठीक है, और अभी मतलब ये कंडीशन है क्योंकि मम्मी थोड़ा वीक है, तो यूरिन होल्ड करने में उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कि उनका यूरिन जो है वॉशरूम तक पहुंचने तक वो लीक हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि तो वो हम उनको अभी डायपर यूज़ करवाते हैं, और अभी रिसेंटली मैंने उनकी एक घृत कल्पना स्टार्ट करवाई है। तो उससे क्या है कि उनकी बात और अच्छे से बैलेंस हो करके अब उनको जो डायपर उनको ज़्यादा लग रहे थे पहले दिन भर में, उसमें भी उनका थोड़ा क्या है कि कमी आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये है कि आयुर्वेद को आपको आयुर्वेद की तरह पढ़ना है, आयुर्वेद को आपको एलोपैथ से कंपेयर नहीं करना है। आयुर्वेद को आपको आपने आपके आसपास जितने भी एक्सपीरियंस देखे हैं उनसे कोरिलेट करते हुए चलना है। भले ही पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट ले
या ना ले, ठीक है। आपको क्या है कि पेशेंट आपके पास आया है तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी शास्त्रोक्त चीज़ें या फिर कुछ ना कुछ शास्त्रोक्त ऐसा सिम्टम ज़रूर बता करके जाएगा जिससे कि आपको लर्निंग करने का और ज़्यादा मन करेगा, ठीक है। जैसे रिसेंटली मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी करा था, सहज अर्श के केस जो मेरे पास अभी तक 3 आ चुके हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे इतना इंटरेस्ट आया है कि अभी मैं अर्श ही पढ़ रही हूँ रिसेंटली, मतलब अभी जो मेरा चल रहा है वो मैं अर्श ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि पेशेंट ने जितने जितने कंप्लेंट मुझे बताता है वो मैं एज़ इट इज़ उसकी ही लैंग्वेज में नोट करती हूँ। उससे होता क्या है कि जब वो चीज़ें हम संहिता में पढ़ रहे होते हैं तो हम कोरिलेट कर पाते हैं, बजाय इसके कि अगर पेशेंट ये कहे कि मेरे पेट में भारीपन रहता है, ठीक है, बजाय इसके कि हम हैवीनेस इन एब्डोमेन या फिर बाकी सारी चीज़ें जो एलोपैथ की टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करने से अच्छा अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमें दोबारा से उस केस को सोचने में, उसकी संहिता में ढूंढने में ज़्यादा हेल्प रहती है, ठीक है। तो मम्मी का भी केस बताने का, अपनी फ्रेंड का केस बताने का, अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने का सिर्फ मेरा मेन पर्पज़ यही था जिससे कि आपको संहिताओं के ऊपर एक बिलीव डेवलप हो और आप उन्हें एज़ इट इज़ जैसी वो लिखी गई हैं उनको वैसे ही पढ़ें, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हमें संस्कृत नहीं आती है, हम श्लोक को तोड़ नहीं पा रहे हैं, हम उसकी हिंदी से ही पढ़ें क्या, ठीक है। तो वो वाली चीज़ भी अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, जब आप उसकी हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिंदी पढ़ते पढ़ते ही आपको उसका संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो आप उसकी टीका की तरफ जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने भी बिल्कुल फर्स्ट ईयर से ही टीका पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है। मैंने भी जो टीका पढ़ना स्टार्ट करा है अभी रिसेंटली 2 सालों से ही करा है। तो इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें संस्कृत नहीं आती है, हम तो टीका नहीं पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी भी पढ़िए, लेकिन हिंदी पढ़ने का भी एक तरीका है कि आपको सिर्फ हिंदी की कहानी जैसी नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, बाकायदा वो श्लोक बोलना है, ठीक है। आपसे टूटा फूटा आप जैसे उसको बोल सकते हैं आपको वैसे बोलना है, फिर उस श्लोक को बोल करके आपको उसकी हिंदी पढ़नी है। आपने हिंदी पढ़ ली तो क्या होगा, आपने श्लोक पढ़ने के बाद हिंदी पढ़ी तो हिंदी से क्या होगा कि उस श्लोक की मीनिंग जो है आपके माइंड में एक छप जाएगी कि हाँ इस श्लोक की ये मीनिंग है। तो फिर क्या करना है, अगेन आपको तीसरी बार क्या करना है, नीचे आपने हिंदी छुपा ली उसके हाथ से या फिर किसी कॉपी से, फिर आपको क्या करना है, अगेन वो श्लोक पढ़ना है और अपने माइंड से क्या करना है कि उसका जो आपने हिंदी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग ये ज़रूर रहेगा, लेकिन क्या है कि इस तरीके से आप धीरे धीरे करके जब एक श्लोक फिर उसकी हिंदी, एक श्लोक फिर उसकी हिंदी, इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो धीरे धीरे करके टीकाएं पढ़ना आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और रही बात टीका में जो टर्म्स आ जाते हैं उसकी मीनिंग हम कैसे निकालें, तो कल ही जैसे ग्रुप में वो डिस्कशन चला था, ऋतुजा ने जो भेजा था, ठीक है। तो उसमें भी देखिए सर ने क्या करा था, आपको मीनिंग थोड़ा ना बताई थी, आपको क्या बोला था कि आप इसको तोड़ दो। अगर आप उस टर्म को तोड़ देंगे तो आपकी मीनिंग जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उसको तोड़ोगे फिर आप उसकी हिंदी देखोगे नीचे तो आपकी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये धीरे धीरे करके ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया तो आपको आज ही आप मास्टर बन जाएंगे इस चीज़ के। क्योंकि हम लोग मैं खुद अभी लर्निंग फेज़ में ही चल रही हूँ, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मीनिंग मुझे समझ ही नहीं आ पाती है, ठीक है। तो हमारी जो पढ़ाई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी शुरुआत आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको बहुत बेनिफिट इससे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए आप यही कीजिएगा कि हिंदी ट्रांसलेशन वाली अगर आपके पास बुक है तो उसी से ही संहिताओं को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप पूरा एक एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो एक चैप्टर्स पढ़ने के बाद जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप पूरी संहिता खुद ब खुद पढ़ेंगे, आपको कोई गाइड नहीं करेगा कि आप पूरी संहिता पढ़ो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा था
कि आगंतुक ज्वर जो है उसमें दो शादी का विचार कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ आगंतुक ज्वर की बात करी कि उसमें दो शादी का विचार कैसे करें। तो मैंने अपनी मम्मी का जो केस बताया था, अपनी फ्रेंड का जो केस बताया था, उन केसों के थ्रू भी मैंने आपको ये इंडिकेट करना करा है कि ये तो सिर्फ ज्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन अदर डिजीज़ में भी हमें दोषों का विचार कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो दोषों का विचार करने के लिए हमारा जो प्लस पॉइंट रहता है वो रहता है हमारी हिस्ट्री टेकिंग, कि हम कितने अच्छे तरीके से हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री टेकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आयुर्वेद तो पढ़ना ही है, साथ में जो एलोपैथ साइंस की जो हिस्ट्री टेकिंग वाली बुक्स होती हैं, जैसे हचिंसन हो गया या फिर सर्जरी की जो उसमें एस दास आती है, उन बुक्स को भी लिटिल बिट गो थ्रू करना है। ठीक है, क्योंकि उससे होता क्या है कि उसमें जो उन्होंने फिज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह बताए होते हैं, वो चीज़ें अगर हमारी क्लियर रहती हैं तो हमें हिस्ट्री टेकिंग लेते हुए एक हमारे पास प्लस पॉइंट होता है और हम और अच्छे से हिस्ट्री ले सकते हैं। वैसे तो अपने आयुर्वेद में भी हिस्ट्री टेकिंग के कई सारे क्राइटेरिया बताए हैं, जैसे दर्शन हो गया, स्पर्शन हो गया, प्रश्न परीक्षा हो गया। ठीक है, तो हमारे उसमें जो स्पर्शन परीक्षा है वही हचिंसन में क्या है, पैल्पेशन है। ठीक है, पैल्पेशन है, परकशन है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे में प्रश्न परीक्षा है, वैसे ही उसमें जो वो क्वेश्चन वाला सेक्शन आता है वो है कि पेशेंट से आपको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो जब आप आयुर्वेद को एलोपैथ से कंपेयर ना करते हुए जैसे आयुर्वेद है उसे वैसे और एलोपैथ जैसा है उसे वैसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आगंतुक ज्वर में दो शादी का विचार करना है और अन्य व्याधियां भी जो है उनमें हमें दो शादी का विचार करना है। और अभी जो मैंने मम्मी वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने आपको लिटिल बिट ये भी बता दिया कि किस तरीके से हमें ये सोचना है कौन से दोष का कौन सा गुण वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि वात का शीत गुण डिस्टर्ब हुआ होगा, ये वाली चीज़ें मुझे भी शुरुआत में नहीं आती थी। शुरुआत में मुझे भी सिर्फ ये डायग्नोस करना आ जाता था कि हाँ वात का इम्बैलेंस है, हाँ पित्त का है, हाँ कफ का है। लेकिन धीरे धीरे करके जब संहिताएं पढ़ी, लोगों के लेक्चर्स देखे, ठीक है, और ये देखा कि हाँ कि इस तरीके से हेतु ये सेवन करा गया है तो ये गुण बढ़ा है, तो तब जा कर के ये चीज़ें थोड़ा बहुत क्लियर होना स्टार्ट हुई है कि हाँ इस तरीके से हम दोषों के गुण भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप एक एक पेशेंट में धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे तो भी आप इन चीज़ों का इन चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने हमें आगंतुक ज्वर के निज आगंतुक भेद से उसके भेद बताए हैं, फिर ज्वर की संप्राप्ति बताइए। आप ये सोचिए कि चरक ने क्या करा, आपको सारी ज्वर की डिटेल दे दिए, संतत होता है, सतत होता है, उसके बाद जा कर के वो आपको ज्वर की संप्राप्ति बता रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वरे स्वेद अप्रवृत्ति हेतु। अब हमको ये पता है कि ज्वर में क्या होता है कि स्वेद का अप्रवर्तन हो जाता है। आपने देखा है ना कि ज्वर वाली कंडीशन में पसीना नहीं आता है, अगर पसीना आता है तो हमारा ज्वर ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि पैरासीटामॉल भी जब हम खाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, रज़ाई कंबल ओढ़ के सो जाते हैं जिससे कि हमें स्वेटिंग हो, और स्वेटिंग जब हो जाती है तो हमें क्या लगता है कि हाँ बुखार अब उतर चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि ज्वर में स्वेद की जो अप्रवृत्ति होती है उसके क्या हेतु हैं, कि क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे कि ज्वर में स्वेद की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो जब आपको हेतु पता होंगे तभी तो आप उसके हेतुबंद करवा करके उसके हेतु के अकॉर्डिंग चिकित्सा कर पाएंगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने आम ज्वर का क्या लक्षण है, पश्चिमान ज्वर का क्या लक्षण है, निराम ज्वर का क्या लक्षण है। ठीक है, अब आप ये सोचिए अगर आप ज्वर को सिर्फ टेम्परेचर राइज होने से काउंट करेंगे तो आम ज्वर के अकॉर्डिंग क्या सिम्टम देख करके क्या आपको चिकित्सा करनी है, पश्चिमान ज्वर में क्या चिकित्सा करनी है, निराम ज्वर में कैसे चिकित्सा करनी है, उसको कैसे असेसमेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें इन्होंने ये बताया है कि नव ज्वर में हमें किन किन चीज़ों का निषेध करना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें नव ज्वर में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कई बार होता क्या है कि आप सिर्फ ये पथ्य फॉलो करवाएंगे उससे ही पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर आपने डॉक्टर रम्या मैम या फिर डॉक्टर राज सर के बारे में सुना होगा
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी चीज़ पे ही तो वर्क करते हैं, पेशेंट के हेतु निकालना, फिर हेतु निकाल करके उसे पथ्य अपथ्य बताना, ठीक है, और तभी उनको इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं, या फिर मैं बहुत अलग चीज़ कर रही हूँ, या फिर राहुल सर बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं। सब लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो संहिताओं में लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी संहिताएं पढ़ेंगे तो आप लोग भी ये चीज़ें करके पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। अब जब आपने संहिता पढ़ी ही नहीं होगी तो आपको कैसे पता होगा कि नवज्वर किसे कहते हैं, और नवज्वर में हमें किस चीज़ों का निषेध करना है, क्या चीज़ें पेशेंट को ना करने के लिए बोलनी है, ठीक है। वरना होता क्या है, अगर हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होगी तो हम किसी का फीवर तक ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है कि ज्वर में लंघन का विचार कैसे करना है। अब देखिए ये चीज़ें तो हम सबको पता है कि ज्वर में लंघन कराना है, ये हम सुनते भी बहुत हैं, लेकिन अब ज्वर में लंघन का विचार कैसे करना है, कब हमें लंघन कराना है, किस व्यक्ति में कराना है, किस में नहीं कराना है, इस चीज़ का भी इंडिकेशन उन्होंने हमें दिया हुआ है। 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि फिर उन्होंने क्या बताया है कि लंघन का विचार कैसे करना है ज्वर में, ठीक है। क्या हमें सभी लोगों को ज्वर, अगर हर कोई ज्वर की कंप्लेन लेकर के आ रहा है तो क्या हमें हर किसी में लंघन करवाना है, नहीं करवाना है, इन सब चीज़ों का वर्णन करा है। फिर ये बताया है अविपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वरे पाचनानी, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, जब दोष जो है वो अविपक्व कंडीशन में है, यानी कि जब दोषों का पाक नहीं हुआ है, तरुण ज्वर की कंडीशन है, तो हमें क्या करना चाहिए, पाचन देना चाहिए, ठीक है। फिर उसका है कि कस्मिन् ज्वरे उष्ण जलम देयम, कस्मिन् ज्वरे श्रित शीतम जलम देयम। अब आप ये देखिए कि संहिताकारों ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने हमें ये तक बताया है कि कौन से ज्वर में आपको उष्ण जल देना है और कौन से ज्वर में आपको श्रित शीत जल देना है, ठीक है। वरना होता क्या है कि इन जनरल लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन क्या होता है, अरे पेशेंट को फीवर आ गया या फिर ये हो गया तो चलो इसे गर्म पानी पिलाओ, गर्म पानी पिलाओ, और वो उसे इतना गर्म पानी पिला देते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें उष्ण जल देना है, कहाँ हमें श्रित शीत। श्रित शीत का मतलब क्या है कि गर्म करके ठंडा किया हुआ जल, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है पिपासा ज्वर शांतये षडंग पानीयम, यानी कि ज्वर में जो पिपाशा होती है उसको शांत करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वो है षडंग पानी। तो अगेन मैं आपको अपना इंटरव्यू का बताऊँ तो मुझसे उसमें षडंग पानी भी पूछा गया था, और उसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि षडंग पानी के बारे में आप क्या जानते हो। तो मैंने बोला था उन्हें कि षडंग पानी जो है वो ज्वर रोगाधिकार में आया है और ज्वर की पिपाशा शांत करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो फिर उन्होंने ये बताया था अच्छा इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं उनके बारे में बताइए। तो मैंने उन्हें बताया था कि इसमें 6 इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है षडंग पानी, ठीक है। तो 6 जो होते हैं वो मैंने बताए थे उन्हें। पहले मैं थोड़ा हिचकिचा गई थी, तो फिर मैं 5 ही काउंट करा पाई थी। तो लेकिन वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर थे उन्होंने कहा कि आप आराम से बताइए,
तो आप फिंगर में काउंट करके बता दीजिए। तो फिर मैंने दोबारा उन्हें बताए थे, तो फिर मैंने उन्हें 6 बताए थे। फिर अगेन उनका इसी से ही क्वेश्चन बना था कि ये जो आप बता रहे हो कि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें इनके सबके बॉटनिकल नेम बता दीजिए, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जिस बच्चे को प्रैक्टिस में इंटरेस्ट हो वो बॉटनिकल नेम क्यों याद करेगा, और उसने करे भी होंगे तो उसने सेकेंड ईयर में करे होंगे, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता है इसके बॉटनिकल नेम। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर आपको बॉटनिकल नेम नहीं पता है तो आप ये बताओ कि इसमें जो ये उदीच्य आया है या फिर नागरमोथा आया है, ये आपने देखा है रियल में। और मैंने वो रियल में देखे नहीं थे, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि नहीं मैम, मैंने नहीं देखे हैं ये। तो बल्कि वो लोग हंसे भी थे इस बात पे कि मैं पहाड़ों से थी, मतलब होम टाउन मेरा पहाड़ों का ही है, नैनीताल का, और फिर भी मैंने नागरमोथा का प्लांट नहीं देखा है, ठीक है। और इवन उन्होंने ये भी बोला कि ये तो बहुत होता है पहाड़ों साइड में, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा चलते हुए। तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि नहीं मैम, मैंने नहीं देखा है, और एक्चुअल में मैंने वो नहीं देखा है। इवन अगर मुझे किसी को षडंग पानी बोलना भी होता है तो मैं उसे षडंग पानी के कंटेंट लिख देती हूँ, और वो पंसारी की दुकान से ख़रीदता है, और जो जड़ी बूटियों की दुकान होती है, और वो वहाँ से बना करके फिर उसका इंटेक करता है। तो मैंने रियल में भी वो नहीं देखे हैं एज सच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था मुझसे। फिर उसमें मुझसे ये क्वेश्चन बना था कि जिसमें जो नागरमोथा है उसका यूज़ आप और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि संहिता में पड़ी हुई आपकी छोटी छोटी चीज़ें और प्रैक्टिस में यूज़ करी हुई चीज़ें आपकी कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम में आ सकती हैं। क्योंकि कुछ जूनियर्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें ये बताओ कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है और कैसे करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये क्लास लेते लेते ही ये सारी चीज़ें भी कवर करते हुए चल रही हूँ, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपको चाहे कुछ भी करना हो लाइफ में, चाहे आपको प्रैक्टिस करनी हो, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में जाना हो, चाहे आपको पीजी में जाना हो, आपको अल्टीमेटली घूम फिर करके संहिता ही पढ़नी है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आप संहिताओं पे जितनी अपनी कमांड बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होते रहेगा हमेशा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने षडंग पानी का वर्णन करा। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है ज्वरे वमनम कदा देयम, यानी कि ज्वर की जो कंडीशन होती है उसमें हमें वमन कब देना चाहिए, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी को ज्वर आ रहा है तो आप उसको वमन देने का सोच सकते हैं। अगर आपने संहिता पढ़ी है तो आप, जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं। अगर आपने ज्वर